एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो कैसे हो बच्चों, आप सब पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो? डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोगों ने ऑलरेडी 3 केस कंप्लीट कर लिए हैं। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। बच्चों, हम 1 to 3 केस बता चुके हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली क्लास में मिलेंगे तो केस 3 पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन बच्चों, केस 3 के पहले मैं चाहता हूं कि केस 4 पहले पूरी कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि अब कहो कि उसके बाद नंबर ऑफ़ फंक्शन से रिलेटेड भी एक क्लास लेनी है, जिसमें 1 फंक्शन, इनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो केस 4 की 2 रिजल्ट हैं जो हमें याद रखने हैं, और क्वेश्चन के नाम पे बहुत लिमिटेड क्वेश्चन हैं, तो आज मैं वो पिछले केसेस का भी क्वेश्चन करा दूँगा। और अगली क्लास जो होगी आपकी नंबर ऑफ़ फंक्शन से रिलेटेड होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको नोटबुक में लिखो केस 4, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन केस नंबर 4। और केस 4 क्या होता था कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप इज़ नॉट फिक्स्ड। केस 3 क्या था? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप इज़ नॉट फिक्स्ड। केस 2 क्या था? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप इज़ फिक्स्ड। मैंने 2 केस में हमने नंबर फिक्स किए, तीसरे चौथे केस में फिक्स नहीं किए। पहला तीसरा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का केस है, सेकंड और फोर्थ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का केस है। तो अब देखते हैं कि क्या है। तो इसको सबसे आसान तरीका है इसका समझने का कि लेट 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 3 दोस्त हैं, x1, x2, x3, और ये 2 ग्रुप हैं। इनको हम स्विमिंग पूल समझ रहे हैं। यहाँ से हम दौड़ के जा रहे हैं, दौड़ते हुए गए और छपाक से कूद गए। तो इसे कितने तरीके से कूद सकता है? तो आप कहोगे सर इसका कूदने का तरीका 2 है, ये भी कूदेगा 2 से, क्योंकि स्विमिंग पूल में एक बच्चा नहाए ये कोई ज़रूरी थोड़ा होता है, कई लोग नहा सकते हैं भाई, जितने मन करे नहा सकते हैं। ये तीसरा 3 कैसे? 2 स्विमिंग पूल है, सठिया गए हैं सर, कितना होगा? 2 होगा। तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? तो नंबर ऑफ वेज ये नंबर है बच्चों, टेढ़ा मेढ़ा मत देखना। तो क्या लिख रहे हैं? तो कहो कि पहले 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब सोच के समझ रहे हैं, सर ने बताया था कुछ। क्या बताया था भाई? सर ने ऐसा कुछ कहा था कि सबको कंसीडर करोगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है, सबको कंसीडर करना है, तो मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 8। अब ये 8 कैसे आया बच्चों? इसको मैं मैनुअली लिखता हूँ, देखो ध्यान से। ये ABC बना देते हैं इनको, x1, x2, x3 से प्रॉब्लम है तो ABC, और ये मान लीजिए ग्रुप G1 है और ये G2 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिए, इधर कोई नहीं, इधर ABC एक मेथड, इधर A, इधर BC, इधर BC, इधर A, इधर B, इधर CA, इधर CA, इधर B, इधर C, इधर AB, इधर AB, इधर C, और एक बार इधर कोई नहीं, इधर ABC। ये गिनो तो कितने हैं? तो 3, 3, 6 और 2, 8 वेज हैं। तो इसी 8 को कैसे लिखा जाता है वो मैं बताया हूँ। मैंने क्या बोला कि जैसे मैं ही दौड़ रहा हूँ, तो दौड़ते 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 कितने मेथड से मैं कूद जाऊँगा? तो 2 स्विमिंग पूल दिखेगी तो 2 जगह जा सकता हूँ। मेरा फ्रेंड जो B है वो भी कितने मेथड से जा सकता है? 2 मेथड से। C 3 नहीं, वो भी 2। तो 2 2 जा 2, मतलब 2 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 3 बार। पहले के 2 ऑप्शन, दूसरे के 2 ऑप्शन, तीसरे के 2 ऑप्शन, सबको लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये n होते और ये r होते तो सबके r कितनी बार मल्टीप्लाई करते? r की पावर n। तो वो चीज़ ध्यान रखना। इसमें ऐसा भी होगा कि सब लोग एक ही स्विमिंग पूल में छलांग लगाएं, और एक वो भी केस है जब सब लोग एक ही केस को मैंने 2 बार लिख दिया, तो उल्टा लिख दीजिए आप इसको, इधर ABC और इधर आपका कोई नहीं। ये दिख रहा है ना सबको? हाँ, क्लियरली दिख रहा है बोर्ड पे। तो देखो ये हो गया। अब इसमें क्या होगा कि मिनिमम एक ग्रुप में एक स्टूडेंट जाए ही, तो आप ये दोनों केस को हटा देना तो 6 केस हो जाएंगे। तो इसका बच्चों मैं फार्मूला लिखवा देता हूँ, सिंपल सा फार्मूला है। वैसे उसका प्रूफ भी होता है। प्रूफ मैंने देखा है कभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप स्पेसिफिक कैसे रखिए
ये बेसिकली कह सकते हो कि जो अपना केस 2 है उसी का इन जनरल केस है। तो आप लिखिए रिजल्ट नंबर 1, 2, 3 हम एक एक करके लिखवाते हैं। तो आप लिखो रिजल्ट। जैसे हमने ये बताया अभी कि 3 ग्रुप, जैसे 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए 2 ग्रुप्स में 2 की पावर 3 नंबर ऑफ़ ग्रुप्स टू दी पावर नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन हम लोग इसको फॉर्मल वे में लिखते हैं एक एक करके। तो आप लिखो। तो पहला ये है बच्चों की फॉर, या ऐसे लिखिए नंबर ऑफ़ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of and distinct objects in R groups। इक्वल टू क्या बताया था पहले के लिए R मेथड, दूसरे के लिए R, तो ये R की पावर n, या इसको ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ ग्रुप की पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये तो मगने का तरीका हो गया बच्चों की, रट लें कैसे भी करके। लेकिन आप ऐसे सोचिएगा कि यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे आप मार्केट से 4 कॉपियाँ उठा के लाए हो ना, तो 4 कॉपी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों में, ना कि बच्चों को कॉपी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ये पॉइंट टू बी नोटेड। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि ग्रुप। कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है कहोगे, ऑब्जेक्ट होगा और कौन होगा, तो ग्रुप अपनी जगह पे ही हैं। अब बच्चे को तो उठा के ऐसे देखे घुमाएंगे नहीं, उल्टा कर दिए और बैताल की तरह से 4 कॉपियाँ दिख रही हैं, 4 कॉपियाँ कहाँ हैं, कौन सा उठाओगे, इसी से तो करेगा नहीं। वो क्या करेगा, कहोगे कि सर ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट ग्रुप में करना होगा तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, कि ग्रुप को ही ऊपर उठा के बैतरनी की तरह ले जाएंगे। वो सब काम नहीं करना है। अगला देखिए दूसरा, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स into R groups so that no groups remains empty। मतलब कोई भी ग्रुप खाली ना रहे। तो इसका बच्चों एक तरीका फॉर्मूला होता है। आप क्या करिए, वहीं से स्टार्ट करिए, r की पावर n माइनस RC1 R-1 की पावर n प्लस RC2 R-2 की पावर n। और देखो ये कैसे लिख रहे हैं, स्टार्ट तो वहीं से किए हैं। इसी को इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से प्रूव किया जाता है, या एक कोफिशिएंट मेथड भी होता है, उससे भी प्रूव कर लेते हैं। तो R की पावर n लिखो पहले की तरह, लेकिन उसमें क्या करो, RC1 ये माइनस प्लस का रूल ये है बच्चों कि सब सब्सक्रिप्ट आपका ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस। ये क्या लिखे हैं, तो R-1 मतलब इसी का डिफरेंस लिखना है, और पावर हर जगह n ही करनी है। तो अगला मैं बताऊं तो RC3 R-3 की पावर n, और ये कहाँ तक लिखते जाएंगे, तो जब तक ये जीरो आना स्टार्ट ना हो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ तक ये है इसका मैंने प्रूफ नहीं बताया, तो x1 x2 x3 इस तरह से xn है, और आपके यहाँ पे R ग्रुप्स हैं, तो सबके जाने के कितने तरीके हो जाएंगे, R। तो R R R जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा R की पावर n, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। दूसरे केस में क्या किया, R टू दी पावर n माइनस RC1, एक बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। R की पावर n से स्टार्ट करो और पावर n हमेशा याद रखिए। अब बचा कौन, R, तो RC0 है यहाँ पे, RC1 RC2 ये अल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए लिखना है। और कब तक लिखना है, जब तक चीज़ें जीरो आनी ना स्टार्ट हो जाएँ। तो इसको नोट कर लीजिए, और इस पे बेस्ड हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे अपना IIT JEE 2012 का, जो हमने एक केस नंबर 2 में क्वेश्चन कराया था। आप पिछली क्लास से आराम से करते हुए आए होंगे, तो आपको याद होगा कि 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करना था, 3 बक्सों में रखना था बॉल्स को, और कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। उसके लिए 150 मेथड 150 आंसर निकाले थे। अब एक बार इससे भी चेक करते हैं कि वो 150 ही आएगा ना, कहीं दूसरा तो नहीं आ जाएगा। तो लिखिए क्वेश्चन,
तो बच्चों मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी केस 2 में कर चुके हैं, लेकिन उसको मैं दूसरे तरीके से लिखवा दिया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 डिस्टिंक्ट बॉक्स सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। पहले केस 2 से जो हम लोगों ने आंसर निकाला था उसको करते हैं। तो केस 2 में हमने क्या किया था, आपको केस 2 में बताया था कि पहले आप एक एक को बना लीजिएगा ग्रुप में। तो आपके पास अभी 2 5 हैं टोटल, तो 2 एक्स्ट्रा बचेंगे। तो आप 2 किसी एक को भी दे सकते हो और अलग अलग भी दे सकते हो। और इनका नंबर ऑफ वेज लिखा था हम लोगों ने, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। लेकिन ये 2 आइडेंटिकल आए थे ना बच्चों, तो ये 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। और ये 2 आइडेंटिकल होने की वजह से 1/2 फैक्टोरियल होल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे आप, इसका आंसर कितना होता है, तो ये 60 और इसको हम लोगों ने निकला था तो 120 गुणे 6/8। तो ये हो गया 15, 6 का 90, तो 60 + 90 कितना लिखे थे 150। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं किसी अदर मेथड से। मैं बस आंसर को कंफर्म कराना चाहता हूँ। तो एक बार आप देख लीजिए, अगर आपसे केस 4 से कोई क्वेश्चन ना हो तो आप केस 2 पे चले जाना और उसमें जितनी पॉसिबिलिटी है उनको लिख के आंसर कर देना। अभी जो पढ़े हैं केस बाई केस 4, और ये हमने क्या किया है, बाई केस 2 किया है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अल्टरनेटिव में बाई केस 4 क्या है, तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 5 हैं। ग्रुप कितने हैं, 3, और कोई भी ग्रुप खाली नहीं रहना चाहिए, यही है ना क्वेश्चन। तो आप क्या करिए, नंबर ऑफ वेज लिखिए। क्या तरीका बताया था, r⁴n मतलब 3⁵ माइनस 3c1 3 - 1⁵ प्लस 3c2 3 - 2⁵। अब इसके आगे लिखोगे तो 0 ही हो जाएगा, बस इतना ही आंसर आएगा। तो दिस इज़ 243 माइनस 3 इंटू ये 2⁵ होता है 32 प्लस 3, तो ये हो गया 246 माइनस 96। एक बार निकालो ये कितना आता है, तो दिस इज़ इक्वल टू 150। लेकिन बच्चों इसमें क्या है ना कि हर फॉर्मूले का मेरिट और डीमेरिट है। ये जो है नो डाउट इन जनरल मेथड है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ना 3⁵ आया तो हम लोग आसानी से याद है। 3⁵2 होता है आपका 9, 3⁵3 27, 3⁵4 81, और 81 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख दिया। 3⁵4 तक तो नॉर्मली याद ही रहता है हम लोगों को। उसी तरह से यहाँ पे 3 छोटे छोटे नंबर हैं तो आपने कर लिया। IIT JEE में क्या है कि एक बार जब क्वेश्चन आया था फंक्शन से रिलेटेड, जो मैं अगली क्लास में कराऊंगा आपको, तो उसमें आपको क्या करना है ना, अगर आप ये फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं पहले के जो IITian बने हैं आज की डेट में, और IIT BHU में अच्छी ब्रांच लेकर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे केवल यहाँ पे लेंदी कैलकुलेशन की वजह से वो क्वेश्चन छोड़ दिए थे। और मैं उन लोगों को उस समय भी बताया था कि आपके पास ये दोनों मेथड जब रहेगा और जब भी क्लासिंग होगी तो कैलकुलेशन पे चले जाना। जिस मेथड से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा वो मेथड से आप कर लेना। और एक बात ये भी बताऊं बच्चों कि IIT का एग्ज़ाम पेशेंस मांगता है। तो अगर हम कहीं फंस गए हैं और 3 नंबर का सवाल है तो वो क्वेश्चन कर ही लेना चाहिए पेशेंस से, क्योंकि वो 3 नंबर आपके 300-400 रैंक, मतलब एक ब्रांच आपका एक कॉलेज का और एक दूसरा कॉलेज चेंज कर सकता है। तो एक एक नंबर की इम्पोर्टेंस होती है इनफैक्ट IIT JEE के एग्ज़ाम में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर कभी लेंदी हो आपके सामने तो यहाँ चले जाइएगा, अगर ये मेथड टफ लगे तो इधर से चले जाना। तो ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और भी हम बना सकते हैं, N और R चेंज करते हुए आप अपने नंबर लिखिए और ये सब करते जाइए कैलकुलेशन। वैसे हम लोगों ने केस 2 पढ़ा है, तो इसमें बस आपको 2 फार्मूले जो हमने लिखवाए थे वो याद रखने हैं, और वो फार्मूले हमारे साथ बताइए क्या है। द नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और r ग्रुप्स है तो नंबर ऑफ़ वेज r⁴n में कोई ग्रुप खाली भी रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सबके सब में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई हों, मतलब वो टोटल है। लेकिन अगर मिनिमम कंडीशन लगा दे बच्चों की मिनिमम हर ग्रुप में एक एक ऑब्जेक्ट्स रहना चाहिए, तो क्या ये लिखवाया था मैंने, तो मैंने ये लिखवाया था कि r⁴n माइनस rc1 r-1⁴n ऐसे करके rc2, और जो सबस्क्रिप्ट जो ऑड है उसके सामने माइनस और इवन के सामने प्लस, और आपको 0 तक लिखना है, जो कि हमने यहाँ किया। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मैं ये कह रहा था कि
इन दोनों में कैलकुलेशन का भी आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना केस 2 आसान पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें कैंसिल वंसिल भी होती हैं। तो अब हमने आपको जैसा कि पिछले क्लास में प्रॉमिस किया था कि एक 4x + y + z टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। तो ये अपना केस कंप्लीट हो गया और इसको याद रखिएगा। अगली क्लास में नंबर ऑफ़ फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो आज की अभी जो क्लास है उसमें मेनली हम लोग करेंगे एक केस 3 का क्वेश्चन। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। मैंने बच्चों क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ 4x + y + z = 20। पिछली क्लास आपकी लेंदी ना हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ कवर किया है और एक क्वेश्चन और इनइक्वालिटी से रिलेटेड कराऊंगा। तो अभी बच्चों क्या है कि हम लोग जो पिछले क्लास में क्वेश्चन किए हैं, आप नोटबुक अगर अपनी देखेंगे, और बच्चों ये क्लासेस कंटिन्यूएशन में है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस क्लास के बाद ही इसको देखें। आप सीधे पैराशूट की लैंडिंग यहाँ पे करेंगे तो आपका पैराशूट ब्लास्ट हो जाएगा और आप पता ना लगा कहीं और गिर जाएंगे। तो वो ध्यान रखिएगा, हमें एकदम डेस्टिनेशन पे जाना है और उसके लिए हमें कितनी बार भी क्लास करनी पड़े उससे हिचकना नहीं चाहिए। या कोई भी क्वेश्चन 10 बार, 50 बार, इनफैक्ट 100 बार प्रैक्टिस करेंगे जब तक नहीं आए। तो बी पेशेंस, प्रैक्टिस करिए। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो वो चीज़ होती है। तो अब देखो इसमें क्या है कि ये हमने अब यहाँ पे कर दिया 4 कर दिया, तो ये 4 अपना क्या कारनामा दिखाएगा उसके लिए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, और इसको ये भी नहीं करते हैं बच्चों की x + x + x + x 4 बार लिख दिए, क्योंकि सभी x एक ही हैं। x की वैल्यू अगर 1 असाइन करेंगे तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 4, x की वैल्यू 2 असाइन करेंगे तो ये वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है कि आप कुछ केसेज लिखिए, जैसे ये x के नंबर लिखिए और ये y और z की पॉसिबिलिटी है, तो x की पॉसिबिलिटी 0 हो सकती है। दूसरे केस में कहाँ तक जा सकते हैं 1, तीसरे केस में 2, चौथे केस में 3, पाँचवें केस में 4, 0, 1, 2, 3, 4, फिर पाँचवें केस में 5। अब उसके आगे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर यहाँ 5 रखोगे तो ये 20 हो जाएगा। y + z 20, मतलब 20 + y + z = 20, y + z कितना आ जाएगा 0। एक बार लिख ही लेते हैं, यहाँ y + z, यहाँ पे y + z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यहाँ पे y + z कितना आएगा 16, 4 कम आएंगे। यहाँ y + z कितना आएगा 12, यहाँ y + z 8, और यहाँ का y + z 4, और लास्ट का 0। अब हमें क्या करना है, ये नंबर ऑफ़ वेज निकालना है, नंबर ऑफ़ वेज। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको सॉल्व करने का जो मैं टेबल मेथड बता रहा हूँ यही होता है। अदरवाइज़ कोई शॉर्टकट लगाएंगे तो हो सकता है आपका शॉर्टकट काम ना आए। तो हमने x की वैल्यू 0 असाइन किया तो y + z 20 आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि 20 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 में, तो कितने और पार्टीशन चाहिए, तो आप कहोगे 1, जिसमें 20 एक टाइप के हैं और ये एक टाइप का है, तो ये बेसिकली कितना है 21। उसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे तो 16 + 1 अपॉन फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया 17। ये भी एक AP बन जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ आएगा 13, सिमिलरली यहाँ 9, यहाँ 5, और यहाँ पे कितना आएगा 1। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ मेथड, क्योंकि यहाँ एक ही केस है 0 0 रखना। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ तब से कि अगर 4x की जगह 4x आए बच्चों, तो x को असाइन करते जाना, y + z की पॉसिबिलिटी लिखना, x के फिक्स नंबर ऑफ़ वेज हैं 1, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वेज होंगे वहीं अपना आंसर हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ, या सीधे सीधे आंसर अगर लिखूँ तो पहले केस का आंसर 21 है, दूसरे केस का 17 है, तीसरे केस का 13 है, फिर 9 है, फिर 5 है, फिर 1 है। तो आप ध्यान से देखो, इनका सम जो है वो इनके सम और इनका सम इक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 66। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो दिस इज़ नोटेड, इसको नोट कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे x की जगह, हाँ एक चीज़ और कहें कि अगर ऐसा कुछ आता है कि 3x + 2y + z, तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, उसको हम कोफिशिएंट मेथड से आपको आगे बता देंगे। तो अभी फ़िलहाल में आप इतना लिखिए, मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है आपके लिए। तो इस तरह से आप असाइन कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे ये आता बहुत कम है लेकिन आ सकता है। तो एक को आप चेंज करते जाना और बाकी की वैल्यू निकालते जाइएगा। तो ये हमारी तरफ से डन है। अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है,
द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 लेस देन और इक्वल टू n, जहाँ पे n जो है वो अपना नेचुरल नंबर है। तो ये अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ इक्वालिटी दे दी जा रही थी, इक्वल, अब क्या है अनइक्वल, इनइक्वालिटी है। तो इसके करने के दो तरीके होते हैं। पहला थोड़ा लेंदी मेथड है, लेकिन उस मेथड को आप किए रहेंगे तो आपका जो दूसरा शॉर्टकट मेथड है वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे इसमें कि आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n दी हुई है। x1 x2 x3 x4 आपके होल नंबर्स हैं। तो आप कह सकते हो कि दिस इम्प्लाई दैट इज़ x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या क्या हो सकता है, प्लस x4, तो आप कहोगे कि पहले सर n हो सकता है, या x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू n-1 हो सकती है, या x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये आपका हो सकता है n-2। और ऐसे कहाँ तक लिखेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू कहाँ तक जा सकते हैं, तो इधर 0 तक। ये सिंपल सी बात है कि आप कह सकते हो कि सर आपका लेस देन और इक्वल टू n का मतलब n-1, n-1, n-2, n-3, n-4 से लेकर 1 2 3 इस तरह 0 तक जा सकते हैं। तो मैं डिक्रीज़ करते हुए मैंने क्या किया, इनइक्वालिटी को अपना इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन सब के आंसर जानते हैं तो सबको लिख के ऐड कर लिया जाएगा। तो नंबर ऑफ़ वेज, तो n ऑब्जेक्ट्स हों, कितने पार्टीशन चाहिए, 3, तो टोटल हो जाएंगे n+3 ऑब्जेक्ट्स, जिसमें n एक टाइप के हैं और 3 दूसरे टाइप के हैं। तो ये होता है n+3c3। यहाँ पे आप निकालोगे तो n+2c3 हो जाएगा, यहाँ पे आप निकालोगे तो n+1c3 होगा, और यहाँ पे आप निकालोगे तो 3c3 होगा। आप फटाफट कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो। और ये कैसे लिख रहे हैं, कई बच्चे सोच रहे हैं कि यार कैसे कर रहे हैं, ये नहीं पल्ले पड़ रहा है ना, कैसे हो यार, ये मैंने बताया। तो इसमें क्या है, n-1 है ऑब्जेक्ट्स, और इधर देखो 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए, n-1 प्लस 3 कितने होता है, n-1 प्लस 3 n+2, जिसमें क्या बताया था n-1 एक टाइप के हैं और 3 दूसरे टाइप के हैं। तो ये क्या है, ध्यान से देखो गुरु, n+2c3 तो है, n+2 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, और इनका डिफरेंस n-1 का फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ़ वेज लिख रहे हैं, नंबर ऑफ़ वेज उल्टा लिखते हैं, 3c3 प्लस 4c3 प्लस 5c3 से लेकर n+3c3। और बच्चों ये हमने बायनोमियल थ्योरम में ऑलरेडी कवर कराया था। आपको बोला था कि इस 3c3 को आप क्या करना, 4c4 लिख देना, फिर ये 4c3, फिर क्या होगा, ये कंबाइन होता जाएगा। आई होप सबको याद होगा। दिस इज़ 5c, कितना हो जाएगा 5c4, फिर ये 5c3 से क्या कंबाइन होगा। तो इस तरह से कैसे लिखते थे, लास्ट वाले सुपरस्क्रिप्ट में एक इंक्रीज़ करते थे और नीचे जो बड़ा चलता था उसी को लिख देते थे, और इसकी वैल्यू n के इक्वल हो सकती है। तो आंसर आ गया n+4c4 या n+4cn। तो ऑप्शन कौन सा है, तो एक तो ये है और दूसरा एक लास्ट ऑप्शन है। मैं आपसे शुरू में बोला था कि ये लेंदी मेथड है, इसका एक शॉर्टकट भी है, और शॉर्टकट करने से पहले हम आपको ये बता रहे हैं, हम इसी में बता देते हैं बच्चों। आप यहाँ तक नोट कर लो इत्मीनान से। फिर देखो ये क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ध्यान से देखिएगा। अभी क्या है कि आपके पास दिया हुआ था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 लेस देन और इक्वल टू n। तो LHS आपका कम पड़ रहा था। मैंने क्या कहा, LHS बेचारा अपना छोटा पड़ जा रहा है, तो बैलेंस कर रहे हैं, x4 प्लस x5 कर दे रहे हैं इक्वल टू n। और x5 की वैल्यू आप कह सकते हो कि ये इस केस में x5 की वैल्यू क्या है, 0 है, इस केस में x5 की वैल्यू 1 है, इस केस में x5 की वैल्यू कितनी है, एक प्रकार से 2 है, और लास्ट केस में x5 की वैल्यू क्या है, n के इक्वल है। तो एक प्रकार से x5 जो है वो भी 0 से n वेरी कर सकता है। तो आप इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो n को आप अब कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, एक्चुअली मैं ये फिर से बता रहा हूँ। x5 इंट्रोड्यूस किया, जैसे मान लीजिए एक बेचारा कम पढ़ रहा है, एक बेचारा ज़्यादा है, तो जो कम पढ़ रहा है उसमें कुछ जोड़ दिया आपने,
तो उस जोड़ने वाले की जो वैल्यू है वो 0 से n तक वेरी करती है। और जैसे 0 से n रखेंगे बच्चों तो ये सारी इक्वेशंस हमें मिल जाएंगी। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि हम लोग एक लाइन में आंसर लिख लेंगे। टोटल अपने n+4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके n एक टाइप के हैं और अदर 4 दूसरे टाइप के हैं। तो दिस इज इक्वल टू n+4cn एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n+4c4। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इन अल्टरनेटिव मेथड। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे क्लोज करेंगे, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करा दें। डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका बच्चों ख़त्म हो गया। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 भी ख़त्म कर दिए। पार्टीशन थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगली क्लास जो होगी वो नंबर ऑफ़ फंक्शन से रिलेटेड होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्म करें।